सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वेस्टर्न एजुकेशन। हम लोग आज वापस लौट चुके हैं पार्ट 2 के साथ। जो कल चीजें हम लोगों ने अधूरी थोड़ी छोड़ दी थी, एक लास्ट जो हमारा सेशन बाकी था वो आज हमें कवर करना है और उसको आज अच्छे से हमें रैप अप कर लेना है। तो जैसा कि हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। एस्टिमेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि कौन से चैप्टर्स में से आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन ए बी सी डी थरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वापस बता रही हूँ, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड है कि उसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, नक्की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो ऑलरेडी शुरू कर लिया था। उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया हमारा, एमसीक्यूज हो गया उसके अंदर के, और ट्रू और फॉल्स जो है वो भी हम लोगों ने अच्छे से वहां पे कवर कर लिया था। और जो लास्ट हमारा पार्ट था आंसर इन शॉर्ट, वो टाइम की कमी के कारण रह गया था। तो आज वो चीज हमें अच्छे से रैप अप करना है, खत्म करना है आज उसको। तो फटाफट से देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2 के साथ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। अब इसके अंदर हम लोगों को वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर अगर कहीं पे टाइप्स वगैरह आपको पूछे जाए तो इसके अंदर आप बता सकते हो ना कि भाई एक मान लो कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, उससे कोई टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पोल्स है, टाइप्स ऑफ आपको हायर कोर्स पूछे गए, तो उसके अंदर आपको सारे टाइप्स लिखना एकदम कंपलसरी होता है। सभी टाइप्स लिखोगे तब जाकर एक मार्क्स जो है वो आपको प्रॉपर्ली मिल सकता है। ट्राई यही रखो, देंगे नहीं देंगे वो हमारे ऊपर नहीं है, बट हमको यही ट्राई करना है कि हमारे साइड से कोई गलती ना हो और हम लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल जाए, तो अच्छे से हम लोग याद इस चीज को कर ले, ठीक है। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन फटाफट से अटेंड करना शुरू करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक, अपने बुक्स, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक साथ में ले लेना आप लोग। इसके अलावा पेन ले लेना, पेंसिल या फिर हाइलाइटर, जो भी चीज आप लोगों को बहुत पसंद है यूज करने के लिए, स्टार मार्क करने के लिए, वो ले लीजिएगा। और एक पेपर भी अपने साथ में रख ही लीजिएगा, ताकि उसके अंदर से आप चीजें, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही नया सा क्वेश्चन है, तो फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जाके फिर कल भी मैंने बताया था, इन सबको आपको एक साथ स्टेपल करके रख देना है। जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे, इसी क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करना शुरू करना, आप लोगों का प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। ओके, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्टिविटी दैट डज नॉट एम एट ऑब्टेनिंग इनकम और स्पेंडिंग मनी ओनली, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कौन से चैप्टर में से, कल ही मैंने बताया था क्वेश्चन जब भी पहले आप पढ़ते हो ये पहले डिकोड करो कि ये कौन से चैप्टर में से। चैप्टर की बात करें तो एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब हमको तुरंत से पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 15 में से है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से है, तो वो चैप्टर आप फटाफट से निकालेंगे। उसमें हम लोगों ने एक्टिविटीज 2 टाइप्स की पढ़ी थी। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल थरली हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर होता क्या है, स्पेंडिंग होती है कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, यानी कि पहले आप अर्न कर रहे हो और फिर उसको स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। इनकम आप जनरेट कर रहे हो, फिर उसको आप स्पेंड कर रहे हो, उसके बदले में आपको कोई कमोडिटी या फिर सर्विस जो है वो मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर काउंट करते हैं। इकोनॉमिक कल ही बताया था, इट इज सम, ठीक है, सम व्हाट इज रिलेटेड टू योर मनी। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, दिस इज एन एक्टिविटी, ठीक है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट एम एट ऑब्टेनिंग एनी इनकम और स्पेंडिंग मनी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, इसको कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे एक बार आंसर लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अगर हम लोग इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल रहे हैं तो मैम कल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे कैसे सर्विसेज आते हैं। आप क्लास में आ रहे हो, फीस भर रहे हो, पढ़ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, वहाँ पे आपको फी पे करना पड़ता है। आप किसी शॉप में जा रहे हो कोई चीज परचेज करने के लिए, पैसा दे रहे हो, उसके बदले में आपको कमोडिटी जो है वो मिल रही है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे काउंट की जाएगी, तो सिंपल हम लोगों ने देखा था आपकी बुक के अंदर भी इसलिए एग्जाम्पल दिया गया कि कोई एनजीओ का वर्कर है, ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो अपने स्वेच्छा से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो वो लोग अपने मन से एक सोशल वर्क जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम लोग उसको नॉन इकोनॉमिक में इंक्लूड कर सकते हैं, यस, उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, हमारी खुद की मदर, ठीक है, तो जो मदर अपने बच्चों को नर्चर करती है, उसका ध्यान रखती है, घर को संभालती है, ठीक है, होम मेकर उनको कहा जाता है, तो घर को घर बनाने वाली जो मदर है उनका भी जॉब कुछ इसी तरीके का है। इट इज, वैसे तो जॉब ही है ना, पूरा दिन उनके पास एक शेड्यूल बना हुआ है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है, पूरा शेड्यूल रेडी है, बट क्या उसके लिए उनको पेमेंट मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आंसर जो है वो रफ कर लेते हैं, आप लोग फटाफट साथ साथ में लिखते जाइएगा या फिर अंडरलाइन करते जाइएगा जहाँ पे भी आपको पता ना चल रहा।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताया गया, फॉर व्हाट इज इंडियन रेलवे कंसीडर्ड टू बी एक्सीलेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले तो सुन के थोड़े बहुत हक्के बक्के उड़े होंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, गया दिमाग गया थोड़ा सा, नहीं है आंसर पता है, यस और वेरी गुड, क्योंकि एक आंसर आया है। ठीक है, ये बैठ की लाइन तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, जरा निकालना। आज तो मैं टेक्स्ट बुक भी लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये कहाँ पे है। तो पेज नंबर आपका जो 115 है, ठीक है 115 है, उसके ऊपर देखिए, उसमें जो पहला आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसमें ये आपकी लाइन जो है वो कुछ आपकी बनेगी 5th या 6th लाइन जो है वो देख लीजिए। इंडियन रेलवे इज कंसीडर्ड टू बी एक्सीलेंट फॉर डैश। ठीक है, तो आपको 3 चीजें बताएगी, कौन सी? टाइम, सेफ्टी एंड फैसिलिटीज। देखो कितना अंदर से ये लोग क्वेश्चंस जो है वो बना, समझ में आया? ये पॉसिबिलिटीज है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट हमें अपना प्रिपरेशन थॉरली रखना है, एकदम थॉरली रखना है, ताकि उस टाइम पे जब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब प्रॉब्लम हम लोगों को फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज जो है वो एक्सीलेंट किस चीज के लिए माना जाता है? तो एक तो टाइम के लिए, कि भाई बहुत अच्छे से टाइम पे, आज के टाइम पे थोड़ा टाइम इधर उधर होता है वैसे, बहुत घंटों तक लेट जाती, बट स्टिल मैनेजेबल, कि भाई टाइम जो है वो बहुत अच्छा है, इसका एक्सीलेंट फीचर की तरह इसको हम काउंट करते हैं। सेफ्टी यहाँ पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के आपको फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पे अवेल करवाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 चीजें जो है वो आपके बेस्ट फीचर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पेज नंबर और कहाँ पे आपको ये चीजें करनी है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Our next question is, which are the 2 main methods for allotment of resources? भाई बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा। अगेन चैप्टर नंबर 15 में आ जाएंगे, मेजर हमारा टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कल भी इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस सब चीजें कर चुके हैं। क्या कितने टाइप्स में होता है? ऑब्वियसली मैम 2 टाइप्स में। आंसर पहले तो आपको दे दिया गया कि 2 ही मेथड है, अब सिर्फ 2 मेथड के हमें यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो कौन सा मेथड यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट मेथड that is known as capitalist system। क्या बोला जाता है इसको? कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है इसको बोला जाता है। और इसी के लिए मैंने कल आपको बोला था कि कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो आपको यहाँ पे ज्यादा एंगेज होते हुए देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग मार्केट मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मार्केट मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अगर हम सेकेंड नंबर जो है वो सोसाइटी, समाज का वेलफेयर, समाज का भला, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? सोशलिस्ट सिस्टम। ओके, सोशलिस्ट सिस्टम। दीज आर द 2 टाइप्स जिसके अंदर हम लोग रिसोर्स को अच्छे से अलॉट करते हैं। वेरी इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले भी कहीं ना कहीं पे देख चुके हो, तो बहुत ही सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा ये एरिया साफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर रेलवेज, ठीक है, फॉर रेलवेज एट व्हाट एज डज इंडिया स्टैंड इन एशिया एंड इन द वर्ल्ड? ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा गया? अगर हम सिर्फ किस चीज की बात करते हैं, रेलवेज की बात हो रही है, रेलवेज की बात हो रही है, रेलवेज में इंडिया का जो पोजीशन है वो कौन सा है? क्या पोजीशन सिर्फ एशिया का पूछा गया? नहीं। क्या पोजीशन सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया? नहीं, दोनों की बात पूछा गया। एशिया में कौन से रैंक पे है और वर्ल्ड के लेवल पे कौन से रैंक पे है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको तोड़ सकते हो कि भाई इन एशिया जो है मैं नंबर 1 पे लगा दूंगा, इन वर्ल्ड जो है वो मैं नंबर 2 पे लगा दूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर 1 एशिया में कौन से रैंक के ऊपर आता है? ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, इट कम्स फर्स्ट। ठीक है, हमारा जो रेलवे नेटवर्क या फिर रेलवे सिस्टम है वो आपका फर्स्ट नंबर के अंदर आता है। तो फर्स्ट इन लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन एशिया। और अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड लेवल, तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है उसकी रैंकिंग आती है आपकी 4th नंबर पे। ठीक है, तो इसकी जो रैंकिंग आएगी आपकी 4th नंबर के ऊपर। अगेन ये वाला जो चैप्टर है वो आप अपने आप से देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर फटाफट से इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको क्लास में तो करवाई चुकी हूँ। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसके अंदर आपको ये लाइन रेलवेज वाले चीज के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। सेकंड इन वर्ल्ड, आर यू श्योर?
एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ हुई है शायद। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने जो 4 लिखा उसकी वजह से तो यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा आप लोग। टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोगों को आंसर यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकेंड नंबर के ऊपर आता है। अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये कौन से नंबर के ऊपर आता है, सेकेंड नंबर के ऊपर, ठीक है। क्यों फर्स्ट नंबर पे कौन कौन आता है यहाँ पे, तो यूएसए आता है, ठीक है। ये फैक्ट आपको अगर साइड में कहीं पे लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो कंट्री आती है जिसका रेलवे सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, वो कौन सी आती है यहाँ पे, यूएसए की। और सेकेंड नंबर पे आती है यहाँ पे इंडिया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। राइट, बहुत इजी। चैप्टर नंबर 15 फटाफट से, क्योंकि हम लोग ये करते ही जाएंगे 14 और 15 में से ही आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फटाफट से 15 वाला जो चैप्टर है वो निकाल लीजिए। उसमें आपको एक बढ़िया सा टॉपिक दिया गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें से आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्टेक्ट मैटर, बट अभी के लिए हमें इसका यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग 4 अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। करेक्ट, लैंड हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, इसके अलावा आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और इसके अलावा क्या आता है थर्ड, अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल। ठीक है, तो ये 3 चीजें 4 चीजें जो आपके इनको पूरा का पूरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको बनाते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा ऐसा रिसोर्स है मतलब जो नेचुरल रिसोर्स की तरह प्रोडक्शन में काम करेगा। क्या लेबर नेचुरल है? वैसे तो हाँ, हम लोग भगवान के द्वारा ही बनाया गया तो हम लोग नेचुरल ही है, बट इन दैट केस हम लोग खुद को उसके अंदर काउंट नहीं करते। कैपिटल पैसा तो हम लोग छापता है, तो फिर मैनमेड, वो भी मैनमेड हो गया, तो वो भी नेचुरल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें भाई, इन 3 चीजों, ये 3 चीजें जब अच्छी तरीके से पॉजिटिवली एस्टैब्लिश की जाएगी तब जाके उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तो वो भी ऑप्शन निकल गया। और एक क्या चीज बची, मदर नेचर के ऊपर बनी हुई लैंड। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टिक करवाया हुआ था कि जो नेचुरल फॉर्म ऑफ रिसोर्स है जिसको कि एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या आता है, आपका आंसर जो है वो हो जाएगा लैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैंड। बहुत इजी था ये। ठीक है, इसी से अगर एक और क्वेश्चन हम लोगों को बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैनमेड अगर आपको पूछा जाएगा तो फिर मैनमेड भी नहीं, टू बी मोर प्रिसाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविंग फैक्टर। एक नया क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि लिविंग फैक्टर बता दीजिए कि कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से लिविंग फैक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, तो क्या कैश या फिर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सांस ले सकती है, या तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है नहीं तो वो निकल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप वो भी नहीं चलेगा, लैंड वो भी नहीं चलेगा, तो फिर बचा लेबर। हम ही लोग तो है जो लिविंग के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर लेबर। तो ये एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है आपके बन गए। अगर आपको पूछा जाए नेचुरल रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन तो ये होगी लैंड, और अगर आपको पूछा जाए लिविंग फैक्टर कौन सा तो फिर आप उसमें लिखोगे लेबर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, what is used to transport liquid material like water, mineral oil and natural gas। इसके बारे में क्लास में हमारी बात हुई थी और एक बच्चे ने पूछा था क्या हम इसके थ्रू हम खुद नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने उनको जवाब दिया था कि आप एक बार जाके देखना। ठीक है, अगर श्योरली देखना है क्योंकि उसी ने ये क्वेश्चन जो है वो क्लास में पूछा हुआ था, क्या हम इसके थ्रू हम खुद नहीं जा सकते। तो भाई नहीं जा सकते, ऑब्वियसली बात है। चलो, तो इसके लिए वापस से आपको चैप्टर नंबर किसके ऊपर आना है, 14 के ऊपर आना रहेगा। 14 15 में आपको खुद करते ही रहना है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको टॉपिक दिया गया अबाउट द पाइपलाइन। ठीक है, एक पाइपलाइन करके टॉपिक दिया गया, उसको खोलिए। उसके अंदर भी आपको डेफिनेशन जो है सेम डेफिनेशन सेम डेफिनेशन आपको दिया गया कि भाई पाइपलाइन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड मटेरियल लाइक वाटर हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, या तो फिर नेचुरल गैस। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा आंसर है क्या बन जाएगा, पाइपलाइन बन जाएगा। भाई अगर तुमको ऐसा लगा कि भाई मैम हमको याद नहीं रह रहा है, तुम पिटोगे भाई। गैस का नाम सुनते ही तुमको पता ही है ना कि आज के टाइम में तो गुजरात गैस जो है वो आपको पाइपलाइन की सर्विसेज अवेल करवा रही है। बस नेचुरल गैस देखा, सीधा लिख दो कौन से किसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करना है, ऑब्वियस पाइप के थ्रू ही हमको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। वाटर है तो आप पानी छिड़कते कैसे, पाइप का यूटिलाइजेशन करके। बस उसी से याद रखो कि इन सब का हम लोग जब यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट करना हो कैसे किया जाएगा, पाइपलाइन के थ्रू किया जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कॉल्ड। ठीक है, टोटल इनकम जो है उसको हम लोग कौन से नाम से बुलाते हैं। कोई यहाँ पे इस क्लास में जो है वो लोग आंसर देना चाहिए। जीडीपी, ओके। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या आएगा, श्योर जरा निकालना तो 15 वाला चैप्टर जरा 15 आप लोगों भी थोड़ा 15 चैप्टर जो है वो निकाल लीजिए।
कहाँ है? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बैठी लाइन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, बस उसको अच्छे से मार्क करके स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब याद भी आपको क्या ही रखना है इसके अंदर, ठीक है, अपने ही कंट्री की बात की गई, यानी कि अपने यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने नेशन की बात की गई है और नेशन का जो टोटल इनकम है उसकी बात की गई, तो नेशन के टोटल इनकम को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम के नाम से याद रखेंगे। सिर्फ ट्रिक्स है, वैसे तो मुझे पता है इजीली याद रख सकते हो, बट अगर किसी को ऐसा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, कहीं वो जीडीपी लिख के ना आ जाए, ठीक है, आइडियली तो आंसर चलेगा, वी विल ट्राई हम लोग जो बेस्ट टेक्स्ट बुक में जैसा लाइन टू लाइन दिया गया है हमको सिर्फ वही आंसर लिखने रहेंगे, क्योंकि वो लोग उसी को मान के गिनने वाले, तो हम लोगों को उसी के हिसाब से काम करना है। तो याद रखना, कंट्री यानी कि नेशन, नेशन का टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम की तरह इसको हम लोग काउंट करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आल्सो नोन एज? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ये कौन से टाइप में है? तो वापस से चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू उसी के अंदर कीजिए। अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्स जब हमने पढ़ा था तो मेजॉरिटी वो दो टाइप के होते हैं, मार्केट मैकेनिज्म या सोशलिज्म। अब बहुत बार देखा है कि इन दोनों की मिक्सचर को भी लोग यूटिलाइज करते हैं ताकि उन लोगों को इकोनॉमिकली थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। एग्जांपल बताइए, इंडिया, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करती है और उसी को फॉलो जो है वो कर रही होती है ना। बात कहाँ पे आ जाती है, इस मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हम दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? तो कल पता है जैसे और मैं जब यहाँ पे लाइव थे तो हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जब मार्केट मैकेनिज्म की यहाँ पे बात होती है तो वो फ्री इकोनॉमी है। क्यों फ्री इकोनॉमी है भाई? प्राइवेट का यहाँ पे दबदबा चलता है, ठीक है, उनको कभी किसी रोक टोक किसी की लगती नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। बट मिक्स्ड में क्या आपको दिख रहा है? मिक्स्ड है यानी कि सोशल भी रहेगा और कहीं ना कहीं मार्केट मैकेनिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट भी रहेगा। अब अगर कहीं पे भी व्हेन एवर और वेयर एवर गवर्नमेंट का रोल आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे रोक टोक होगी या नहीं होगी? समझ में आ रहा है? रोक टोक तो होने ही वाली, यानी कि वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग, दूसरा नाम जो है वो क्या बता सकते हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग इसको काउंट करें। ठीक है, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स को बोला जाएगा, लिख लीजिएगा। और अगर आपके पास बुक है तो उसको अच्छे से टिक कर लीजिए, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हम लोग इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो ये दोनों जहां जहां पे भी आपको दूसरे दूसरे नाम दिए गए ना, यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से ट्विस्ट करके आएंगे। एक तो हाँ, अगर बात चल रही है तो वो चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे भी आपको किसी एक चीज का दूसरा नाम दिया गया है वो आपको अच्छे से याद रखना है। कहीं पे अगर आपको ट्रांसलेशन दिए गए, ठीक है, जैसे कि कीर्ति तोरण है तो उसके लिए विक्ट्री टावर का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको वो याद रखने का। कल हम लोगों ने स्टडी किया था मानव संग्रहालय के बारे में, जो भोपाल के अंदर लोकेटेड है, लाइब्रेरी है मानव संग्रहालय, तो उसको वो आपको कैसे चेंज करके देंगे कि भाई ह्यूमन के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, ह्यूमन लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो सेम आंसर भोपाल ही आने वाला है। उस चीज को उन्होंने बस ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दी है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों अगर कहीं पे भी ट्रांसलेशन दिया है गो फॉर इट, उसको अच्छे से एक बार दो बार उसको अच्छे से रीड करो ताकि वो तुम्हारे माइंड में फिट हो, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the coordination of land, labor and capital for the planning of production business? अब भी हम लोगों ने बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तीन चीजें तो मेन होती है। एक तो लैंड, मतलब थोड़ा अगर डिस्कस करें तो लैंड किस लिए, अगर मुझे इंडस्ट्री को डेवलप करना है, प्रोडक्शन करना है, तो इंडस्ट्री कहाँ? हवे में तो मैं बना नहीं सकती, ना ही मैं पानी के ऊपर तैर करा के उसको बना सकती, तो ऑब्वियसली बात है मुझे लैंड की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो पहला हो गया लैंड। अब लैंड अगर है, क्या जो भी मैंने इंडस्ट्री वहां पे सेटअप की है, मशीन लाके मैंने रख दिया, खुद ब खुद मैं बैठ गई चेयर के ऊपर, चलो काम करो, दैट थिंग इज आल्सो नॉट पॉसिबल। आपको लोग चाहिए जो वहां पे काम करेंगे, तो लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप करने के मैंने सपने देख लिए, लेबर को लाने के सपने देख लिए, उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर मशीन लाने के लिए भी तो वो भी तो एक तरीके का कैपिटल हुआ है, समझ में आ रहा है? तो कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात कहाँ पे आकर अटक जाती है, इन तीनों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कौन करेगा? समझ में आ रहा है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके फोरफादर्स जो है वो बहुत सारी जमीन, बहुत पैसा, ठीक है, पूरी बनी बनाई बिजनेस जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, बट अगर आपके अंदर वो बिजनेस माइंड है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, बिजनेस आपका पानी में चला जाता है। तो
इंट्रोडक्शन के अंदर अगर इन 3 चीजों का अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, एंटरप्रेन्योरशिप। और सबसे पहले तो जो इंसान, मान लो आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया, ये पॉजिटिव हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तब जाके आपको, क्योंकि आपने जो बिजनेस में आपने आइडिया दिया तो वो सक्सेसफुल हो गया, तो इसीलिए आपको क्या नाम रख दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर का नाम दिया जाएगा। बिकॉज यू आर द पर्सन, भाई तुम्हारी भी वैल्यू होनी चाहिए, तुमने इन 3 चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने जो भी आपका इंडस्ट्री है या फिर जो भी आपका बिजनेस है उसको मुकाम में पहुंचा, तो इनको हम लोग एंटरप्रेन्योर के नाम से जानेंगे और इसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतना तक एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। which railway is considered to be as excellent example of engineering, excellent। पहले तो हमको क्या याद रखना है, रेलवे के बारे में पूछना है कि रेलवे ने क्या ऐसा गजब कर दिया है जिसकी वजह से उसको हम लोग एक्सीलेंट एग्जांपल मानते हैं, वो भी किस चीज का, इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग का एक्सीलेंट एग्जांपल जो है वो माना जाता है। कौन सा आंसर किसी को पता है, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ पे बैठे हुए भी श्योर नहीं है तुम लोगों के बारे में, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, फटाफट आ जाओ चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। सेम जो पैराग्राफ अभी हम देख रहे हैं, जो पैराग्राफ अभी हम देख रहे थे उसी पे आओ, जहाँ पे हम लोगों ने अभी टिक किया था उसके जस्ट नीचे ही आपको इसके बारे में। हाँ बोलो, कोंकण रेलवे। चलो भाई आंसर मिल चुका है, यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोंकण रेलवे, फटाफट से लिख लीजिएगा, कोंकण रेलवे। रीजन बता, मैंने लिख लिया कोंकण रेलवे। क्यों कोंकण रेलवे, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भाई, इंडिया के अंदर स्पेशली कोंकण रेलवे इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि उसने माउंटेन में से, ठीक है, जो बड़ा सा पहाड़ होता है उसके अंदर एक टनल बना है, उस टनल के अंदर से ट्रेन पास कर सकती है। तो ये एक्सीलेंट एग्जांपल हुआ या नहीं हुआ भाई, ऐसा इंजीनियर जिसने अपना इतना दिमाग लगाया, कि हमको पता है माउंटेन वाली जो जगह है बहुत ही ऐसे मतलब वल्नरेबल होती है, लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल वो इंटैक्ट है, समझ में आ रहा है। तो बात हमारी उस चीज पे वो देखे तो इंजीनियरिंग के अंदर कोंकण रेलवे ने क्या ही गजब डाल दिया, माउंटेन के अंदर से टनल बना के उसके अंदर से ट्रेन जो है वो पास कर सकती है। तो अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए या फिर ऐसा पूछा जाए कि व्हाई कोंकण रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग इन रेलवे, तो आपके पास आंसर मिल चुका है, क्योंकि भाई उन्होंने माउंटेन में से टनल बना के वहां से रेलवे को पास करवाया था, इसीलिए। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब हमारे पास आंसर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण रेलवे को यहाँ पे एक्सीलेंट एग्जांपल जो है वो माना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। which are the two mediums of mass communication, two mediums of mass communication। अगेन चैप्टर नंबर 14 का ही है ये, क्योंकि हम लोग उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और ट्रेड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक जगह से मैसेज का ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम लोग मैसेज को ट्रांसफर करते हैं उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ, ठीक है, हम लोग अगर कनेक्टेड है, वो भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है ना, तो वो आता है आपके कम्युनिकेशन के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा था कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपके 2 टाइप्स के अंदर आता है, सिर्फ हम लोग 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो आपके 2 टाइप्स के आते हैं। कौन से, तो भाई एक तो आपका हो जाता है प्रिंट मीडिया, एक तो आपका आ जाएगा प्रिंट मीडिया, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिल गया क्या आंसर, मिल गया, अभी तक नहीं मिला, कम्युनिकेशन ढूंढेगा तब मिलेगा। कम्युनिकेशन वाले पे जाओ, उसके नीचे देखोगे तुमको बताया गया ना, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, उसके अंदर मास कम्युनिकेशन वाला पॉइंट देखो। मास कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से, एक होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, प्रिंट मीडिया नाम से पता चलता है कि प्रिंटिंग, कोई मैगजीन निकल रही है, न्यूज़पेपर आ रहा है, ठीक है, आपके डेली या फिर बाय मतलब ऐसे बाय मंथलीज आ रहे हैं, मंथलीज आ रहे हैं, तो वो सब चीजें आपकी प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक में आपका, फिर इलेक्ट्रॉनिक के भी आपको ऐसे 2 थोड़े टाइप्स बताए गए, तो देख रहे हैं तो एक साथ में देख लेते हैं कि वो आपका रेडियो भी हो सकता है या तो फिर आपका क्या हो सकता है, टेलीविजन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अलग से क्वेश्चन जो है वो मार्क कर दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए
कि मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के दो मीडियम कौन से हैं, तो आपको लिखना है प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कवर होते हैं, तो आप दो टाइप लिखोगे, पहला होता है रेडियो और दूसरा होता है टेलीविजन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही एक टॉपिक पढ़ रहे तो सिर्फ उसके वो के कि भाई हाँ इसका आंसर ये आता है, आगे मत बढ़ जाओ, नहीं, रिकॉल करो। कल ही मैंने बताया था उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी चीजें तुमको याद आ रही है उसको अच्छे से रिकॉल करो, कनेक्ट करो, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है, उसी से फिर आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है इजीली आपके यहाँ पे सॉल्व हो पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं साइड में लिख देती हूँ इसके टाइप्स, प्रिंट, और इसके अलावा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the free port for the entire year in Gujarat? फ्री पोर्ट पूछना है, ठीक है। जब हम लोग गुजरात के पोर्ट, अगेन वाटरवेज के ऊपर आप आओगे, चैप्टर नंबर 14 वाटरवेज। अब उसके अंदर आपको गुजरात वाले सेक्शन में आना है। गुजरात वाले में भी आपको तीन अलग अलग चीजों के बारे में बताना है, ठीक है। तीन अलग अलग पोर्ट्स के बारे में सही से आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। एक पोर्ट ऐसा जो कि हमेशा के लिए फ्री है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा एक पोर्ट है जहाँ पे लॉक गेट सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लॉक गेट सिस्टम देखने को मिलता है। और तीसरा एक पोर्ट, ठीक है, थर्ड पोर्ट जो आपको बताया गया वो कौन सा, लार्जेस्ट पोर्ट है गुजरात का। तीन क्वेश्चन एक में से आपको सॉल्व करना है, एक ही, ठीक है। ये तीन लाइन आपको अलग अलग दी गई और यहाँ से आपकी तीन अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर दो है जल्दी, कौन सा, पोरबंदर, वेरी गुड, ठीक है, पोरबंदर, पोरबंदर याद रखना है आपको। अगर हम लोग यहीं पे, अगर मान लो सेम क्वेश्चन अगर हम लोग थोड़ा ऐड कर दें, अगर आपको पूछा जाए फ्री पोर्ट की जगह पे यहाँ पे पूछा जाए कि जहाँ पे आपको लॉक गेट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, लॉक गेट सिस्टम जिस जगह पे हो, कौन सा पोर्ट है गुजरात में जहाँ पे लॉक गेट सिस्टम है, कौन सा वाला पोर्ट आ जाएगा, भावनगर वाला पोर्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपका भावनगर वाला पोर्ट। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और अगर और एक थर्ड क्वेश्चन मुझे पूछना कि लार्जेस्ट पोर्ट बता दीजिए हमें गुजरात का, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला पोर्ट जो है आपका लार्जेस्ट पोर्ट के अंदर आ जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो ये एक क्वेश्चन में से हमारे तीन क्वेश्चन, ठीक है, बस क्या है थोड़ा आगे पीछे देख लिया और इससे हमारे तीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है, ठीक है, फटाफट टिक कर लिया होगा, वरना आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हो। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये रफ पूरा करना है कि नहीं, इतना रखते हैं। चलो क्या हो क्या ये किस चीज का हो, नहीं नहीं जरूरत नहीं है भाई, आज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है, आज स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे हंसाने के लिए, बट मैं नहीं हंस रही हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रही। हाँ चैलेंज भाई, मैं नहीं इसको स्माइल करना। चलो कल पेपर देना है? हाँ चलो चलो फटाफट से 14 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़ा सा अलग एक नए चैप्टर में से मैंने पूछा हुआ है। पहले तो तुम लोग कोई एक जन मेरे को डिकोड करके बता सकता है कौन सा चैप्टर में से हो सकता है। एडिबल प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स, एडिबल यानी खाने वाली चीजें, कौन सा 18 चैप्टर। ओके फटाफट 18 चैप्टर निकालिए, 18 चैप्टर पे फटाफट से आ जाइए उसके अंदर। और वो भी पूछा गया, वो भी देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई इंडिया का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ड सुन के हमें दो ही चीजें याद रखनी है, कौन सी, ISO, ठीक है, और CAC, बस वो दो चीजें तुमको याद रखनी है। दोनों चीजों में से भी अब हमको क्या बोला गया, सिर्फ एडिबल प्रोडक्ट्स, क्या ऐसा बोला गया कि भाई हर चीज में आप बता दो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, नहीं, हमको क्या पूछा गया, ओनली टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स, सर्टिफाई द एडिबल प्रोडक्ट्स। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बनाया गया, CAC, आंसर डायरेक्टली बन गया है, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, CAC,
क्लियर एवरीवन, पता चला, ठीक है। अब वही सेम ट्रिक को आप इस्तेमाल करोगे, इसके रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे ऐसी चीजें, आईएसओ के बारे में बताया गया है, आईएसआई के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा बीआईएस के बारे में बताया गया है, एग्रो मार्क के बारे में आपको बताया गया है, एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए एचएसीसीपी है, ठीक है, मीट एमपीओ के बारे में बताया गया, एफपीओ के बारे में बताया गया, सब चीजों के बारे में एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए जाना है कि कहाँ पे कौन सी चीज के लिए कौन सी मार्किंग जो है, हॉलमार्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर कौन से लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देख लीजिए। थ्रू व्हिच प्रोसेस द ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम द एच। कौन सा ये वो प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन लीव्स जो है वो लोग क्या करते हैं, वो जो प्लांट्स है वो कार्बन को अपने अंदर लेते हैं। कौन सा प्रोसेस, कौन सा चैप्टर, कौन सा है चैप्टर नंबर 22 है, ठीक है। उसमें आपको एक मस्त सा साइकिल दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में ही आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, भाई बचपन से पढ़ते हुए आया है, कौन सा प्रोसेस होता है ये, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब यहाँ पे फोटोन से रिलेटेड, यानी कि ये लाइट की प्रेजेंस में, और वो सिंथेसिस कर रहा है अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग द कार्बन। जिसमें वाटर है और उसके साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, हम लोग जो छोड़ते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा आपको सनलाइट मिल जा रही है और इससे फिर वो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करेगा और उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर लेते हैं बाकी की चीजों को भी। कार्बन साइकिल मतलब एनर्जी साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब सब एनर्जीज के बारे में। और हमने तब क्या पढ़ा था, जो चीज जहां से उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसकी शुरुआत जहां से होती है वहीं पे उसकी एंड हो जाती है। ये ले भी कार्बन डाइऑक्साइड रहा है, ठीक है। जब इसकी डेथ हो जाएगी, ये डिकम्पोज होने लगेगा, तब भी जो इसकी बॉडी में से रिलीज हो रहा होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होगा। समझ में आया, मेक इट क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लेक्चर, वो भी बताना सही है। क्वेश्चन बन रहे खतरनाक नहीं है भाई, फिर तो एक्स्ट्रा बोल रहा है। चलो नंबर 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद। बहुत टफ क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 का अक्षय आंसर देने वाला है। बोल, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मीनिंग क्या होता है। तो हाथ के ऊपर दिया, हाँ बोल, कॉन्फिडेंस रखना, पता है तो बोलना। नॉलेज, वेद का मतलब क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। ऐसे नहीं हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि भाई वेद में ये चीज लिखी हुई है तो तुमको ऐसा करना चाहिए, वेद में ऐसा, पुराण में ऐसा लिखा गया, आपको ऐसा करना है। मेरे पापा तो बहुत बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पापा मेरे को देख रहे हो, मेरे पापा बहुत मेरे को ऐसा बोलते हैं कि भाई हमेशा सोचो, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। पुराण नहीं बोला है, पुराण बोला है, पुराण के अंदर लिखा गया, वेद में ये चीज लिखी गई है। तो ये हमको क्या देने की क्या कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जमाने में वो लोग क्या चीजें करते थे, ठीक है, क्या चीजें करना सही था, क्या चीजें नहीं करना सही था। आज के टाइम में वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे ऑलरेडी वो लोग नॉलेज लेके जा चुके हैं। तो वेद का मतलब क्या होता है, सिंपली दिस इज नोन एज नॉलेज। बैठी लाइन आपको 4th चैप्टर के अंदर मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Who publishes the Human Development Report। या तो फिर आपको या तो पूरा नाम भी देंगे या तो फिर सिर्फ आपको HDR के नाम से भी बोला जा सकता है कि HDR जो है ये रिपोर्ट जो है कौन यहाँ पे लागू कर रहा है, बोलो बोलो कौन, which, who publishes, यानी अमर्त्य सेन ने तो आइडिया दिया था बेटा, अमर्त्य सेन ने आइडिया दिया था। एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना जो इसको लागू करवाएगी या फिर इसको पब्लिश करेगी, कौन करती है, यूएनडीपी। वेरी गुड, यूएनडीपी याद रखना है, भूलना मत, ठीक है। अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी साथ साथ में लिख लीजिए। वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपने जो अमर्त्य सेन बोला वो करेक्ट है, पर उन्होंने ये पहली बार शुरू करवाया ये दिस पर्टिकुलर आइडिया ऐसा, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम लोग और थोड़ी बहुत चीजें याद कर लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या क्या, कि भाई यूएनडीपी जो है वो हर साल एवरी ईयर दिस रिपोर्ट इज जनरेटेड,
एवरी ईयर, ठीक है, हर साल जो है ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है। रेंज क्या है आपको पता है, हम लोग एक रेंज जो है वो फिक्स करते हैं कि भाई इतने से इतने के बीच में अगर आप आ रहा होगा तब जाके आपको मतलब एक पर्टिकुलर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो वो रैंकिंग का रेंज क्या बताया गया कितना है, 0 to 1, वेरी गुड, 0 to 1 जो है वो आपको यहाँ पे रैंकिंग बताई गई। और हमारी बुक के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो दिया गया, तो वो रिपोर्ट कौन से ईयर का दिया गया है, 2015 का, ठीक है, 2015 का रिपोर्ट दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तीर से बहुत सारे निशान है, थोड़ी बहुत चीजें ऐसे हम लोग आगे देखते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। भाई अभी जस्ट थोड़ी देर फ्री कौन, एकदम जिसपे कोई पाबंदी नहीं है, जो एकदम रिलैक्स में कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई उस पर रोक टोक नहीं कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं लगा रहा है, तो फिर इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म। वेरी गुड, ठीक है, कौन सा सिस्टम आएगा यहाँ पे, मार्केट मैकेनिज्म। इसका दूसरा नाम भी जरा बता दो, क्या बोला जाता है इसको, सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। चलो बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया क्योंकि हमने आगे अच्छे से सॉल्व किया हुआ था इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी द कीर्ति तोरण इज लोकेटेड। कीर्ति तोरण जो है भाई बहुत जल्दी आप बोलो, वडनगर, गुजराती गुजराती, वडनगर, वडनगर के अंदर कीर्ति तोरण। 2025 में भी ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछा गया था कि कीर्ति तोरण। अब कीर्ति तोरण, अब इसके अंदर क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रश्न कर सकते हैं, या तो कीर्ति तोरण पूछेंगे या तो फिर आपको क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, विक्ट्री टावर, ठीक है, कि भाई ये बता दो विक्ट्री टावर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है वडनगर गुजरात के अंदर लोकेटेड। समझ में आया, ठीक है। तो ये दो तरीके की चीजें आपकी एक साथ में यहाँ पे सॉल्व हो गई। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो 20 नंबर का, इन विच ईयर डिड इंडिया इंप्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन, RTE। बहुत मार पीट के तो नहीं, इनको याद रखने के लिए बोला गया था क्योंकि बहुत बहुत भाई वेरी गुड, कौन सा ईयर बोले, बहुत RTE लोगों को याद रखना, ठीक है। अरे गामित पढ़ेगा ही ना एग्जाम में बेटा, 2009 आपको याद रखना है, ठीक है। RTE थोड़ा, क्योंकि अभी हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं थोड़ी बहुत चीजें RTE के बारे में अगर हमें याद करना रहेगा, तो हम लोगों ने देखा था इसके अंदर कि RTE जब लाया गया था, क्यों लाया गया, कौन से बच्चों के लिए, कितने एज के बच्चों के लिए लाया गया था, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। और ये बोलता क्या है कि भाई ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड, ये लाइन आपको ऐड करनी ही रहेगी, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए है ये। और इसके अलावा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे इम्पार्ट करने की बात जो है वो की गई, ठीक है। दिस इज द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लागू करवाया गया 2009 में, फिर एक साल का टाइम पीरियड लग गया, मतलब 2010 के अंदर फाइनली इसको हम लोगों ने लागू मतलब शुरू हो गया, ठीक है, बाकी हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था 2009 में, ठीक है, लिख लिया भाई, हो गया। चलो बाकी के आप लोग जो है पॉज करके लिख लीजिएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रफ कर देती हूँ, अभी दिखेगा भयंकर ये, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन है। चलो फटाफट से बताओ, विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी हैड अ लाइब्रेरी कॉल्ड धर्मगंज। धर्मगंज नाम की जो लाइब्रेरी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर लोकेटेड है, ईशान बोलो, नालंदा यूनिवर्सिटी, आंसर सॉल्व, डी कोडेड, पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, गुड नाइस, अच्छा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर नालंदा के बारे में तो बहुत सारी एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है वो। क्या बोला जाता है कि भाई अगर आप एक स्टूडेंट और आपने नालंदा यूनिवर्सिटी में से अपनी स्टडी कंप्लीट की है, मतलब आप एक आइडियल स्टूडेंट, ठीक है, आइडियल स्टूडेंट जो है वो आप माने जाओगे अगर आपने नालंदा यूनिवर्सिटी में से कंप्लीट किया हुआ है अपना स्टडी,
इसी के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ी क्या, अब धर्मागंज जो है ये क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है। और लाइब्रेरी के लिए मैंने आपको एक दूसरा वर्ड भी बताया, किसी को याद है, किसी को भी, बुक रिपोजिटरी। बुक रिपोजिटरी भी आपको दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप साइड में नहीं लिख लीजिए, आज के बाद को याद रहेगा क्योंकि मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो लाइब्रेरी जो है उसको बुक रिपोजिटरी का नाम तुम्हारी बुक के अंदर दिया गया है, चेक करना है नालंदा यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक निकाल के, तो उसके अंदर दिया गया बुक रिपोजिटरी यानी कि वो होता है लाइब्रेरी। तो अगर आपका ऐसा पूछा जाए, ठीक है, इन द नालंदा यूनिवर्सिटी द बुक रिपोजिटरी इज आल्सो टर्म्ड एज डैश। तो बुक रिपोजिटरी नहीं समझ में आया भाई बोलना क्या चाहता है, बुक रिपोजिटरी माइंड ब्लोन हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो तब तुम लोगों को याद है बुक रिपोजिटरी यानी कि लाइब्रेरी की बात की जा रही है, और वहां की लाइब्रेरी को एक स्पेशल नाम जो है वो दिया गया है एंड दैट इज नोन एज धर्मागंज, ठीक है। धर्मागंज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हिच सिटी इज फेमस एज द डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। बहुत चैप्टर नंबर 13 में से ये क्वेश्चन कौन सा, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो आपके डेनिम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अहमदाबाद। अच्छा, अगर हम इसके बारे में स्टडी कर ही रहे हैं तो इसके रिलेटेड और थोड़ी चीज बता दो। अहमदाबाद को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा, मैनचेस्टर। वेरी गुड, लिख लेना जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, या तो फिर आप टिक कर लेना अपने बुक के अंदर। इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों मैनचेस्टर, क्योंकि भाई मैनचेस्टर में जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रहा है वहां पे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अब इंडिया, या तो फिर आपको ईस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, ईस्ट भी आपको दिया जा सकता है। तो दोनों में ही देख लेना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछे या फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट पूछे, दोनों में ही आपका आंसर क्या है, अहमदाबाद रहेगा। क्यों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे बाहर फ्लरिश हो रही थी, मैनचेस्टर के अंदर फ्लरिश हो रही थी, लंदन में, मतलब लंदन के आसपास में, जो यूके वाला, ब्रिटेन वाला जो आपका इंडिया है, वहीं पे उसी तरीके का डेवलपमेंट ओवरऑल इंडिया में आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अहमदाबाद के अंदर। सो टू शो दैट पर्टिकुलर कंपैरिजन, इसको हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ इसको हम लोग डेनिम सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अहमदाबाद के टोटल 2 नाम है जो आपको यहाँ पे याद है, ठीक है। डेनिम सिटी ऑफ इंडिया का सेम टेक्सटाइल की वजह से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फ्लरिश हुआ करती है, ऐसा है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो सबसे पहली बार वहाँ पे हुआ था मुंबई के अंदर, वहाँ पे बहुत फ्लरिश हुआ। फिर सेकेंड जब उन लोगों ने शुरू किया था वो अहमदाबाद के अंदर शुरू किया था। अब स्टार्टिंग में उनको लगा नहीं था कि इतना फ्लरिश करेगा, पर फिर मुंबई को भी टॉप कर दिया, समझ में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो जाता, बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से इसका ये नाम जो है रखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजिल के बहुत करीब, ठीक है, छूट जाओगे अभी तुम लोग, मैं भी छूट जाऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23rd नंबर, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा, पहले तो सबसे पहले ध्यान हमको क्या देना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कोई इंडिया वाली चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ही। दूसरा क्या बोला है, लिस्ट बनाता है। भाई लिस्ट किस चीज का बना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड में, ऐसा भी नहीं कि इंडियन हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सबको नामकरण दे रहा है, भाई ये है बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे बहुत नायाब चीजें रखी गई है, ठीक है, आर्टिस्टिक चीजें हैं, यहाँ पे स्कल्पचर्स है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे चीजें, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम जो है दे देते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो बनाए गए, तो कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, बोलो, यूनेस्को है। वेरी गुड, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ताकि हम लोग इसका फुल फॉर्म भी एक बार डिस्कस कर लें। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को इज द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का प्रॉपर एक लिस्ट बनाता है। नाउ इसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको क्योंकि बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप उसी के साइड में लिख लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, बोलो आगे, एजुकेशन, कॉमा, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलो बहुत बढ़िया, ये फुल फॉर्म जो है वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे
याद रखना रहेगा, क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से इजीली सॉल्व हो। ठीक है, चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर जैन आराधना केंद्र, ठीक है, महावीर जैन आराधना केंद्र जो है वो लोकेटेड है आपके गांधीनगर के अंदर। तो फिर श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये जो डॉट्स है ना आपको ऐसे रेशियो वाला बताया हुआ है, इसको अच्छे से सुनना। अब कैसा है, पहला जो है मतलब ये मैच द फॉलोइंग की तरह पैड्स बनाए हैं। अगर ये महावीर जैन आराधना केंद्र है, 2 डॉट है इसके बीच में, और वो गांधी मतलब ये इसका जो लोकेशन है वो गांधीनगर के है। फिर आपको ऐसे 4 डॉट्स देते हैं, मतलब अब क्वेश्चन बनने वाला है अगर ये यहाँ पे है तो ये कहाँ पे हो, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये अगर गांधीनगर में श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहाँ पे, तो कल जब जयसर हमारे साथ लाइव में यहाँ पे खड़े थे तब उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी आंसर जो वो डिस्क्लोज कर दिया था। ठीक है, कि बच्चे जो है वो बहुत बार यही सेम क्वेश्चन था, महावीर जैन आराधना केंद्र जो है यही सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और उसमें जयसर ने बताया था कि भाई मोस्ट ऑफ लोग जो है वो पाटन की तरफ चले जाएंगे, बट ये गांधीनगर के अंदर लोकेटेड है। क्यों पाटन के ऊपर चले जाएंगे? बिकॉज पाटन के अंदर एक लाइब्रेरी लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी। समझ में आया? ठीक है, तो इसका लोकेशन फटाफट से लिख लीजिएगा कि ये जो है आपके पाटन में लोकेटेड है। चलो ये जो है आपके पाटन के अंदर लोकेटेड है। वापस बता रही हूँ, वो जो पूरा पूरा चार्ट है लाइब्रेरी वाला मस्त है, आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके यूं सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उसको अच्छे से एक बार देख लिया होगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा, या फिर इसके आगे है, देख लेंगे। चलो, अंडर विच लॉ must a person inform the Department of Archaeology if a mythical object is found during the excavation? क्या बोला है कि भाई अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है अचानक से, आप मान लो एकदम मस्त सुबह के गांव गए हुए हैं, मन कर रहा है चलो आज फार्म में खेत में जाके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, खोदकाम आपने थोड़ा बहुत करना शुरू किया, अचानक से आपको कोई सामान जो है मिल जाता है। ठीक है, तो उसको मस्त घर पे छुपा के लेके नहीं जाना, ये चीज इलीगल होती है। ठीक है, मैंने क्लास में भी बोला हुआ था कि भाई हमारी खेत में से मिला है तो हमारा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यू विल हैव टू इन्फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताएगा, और वो भी कौन सा एक्ट है, कौन से एक्ट के तहत या फिर कौन से लॉ के तहत आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको पूछा जाए किसको इन्फॉर्मेशन करना है, तो फिर आपको पता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, यानी इससे भी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए किसको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, विच बॉडी इज टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर आपको कोई मिथिकल ऑब्जेक्ट मिलना है तो फिर आप उसके अंदर लिखोगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी लिख सकते हो, या तो फिर आर्कियोलॉजिकल आप डिपार्टमेंट भी डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा ऐसा लॉ है जो इसको बनाता है कि भाई आपको कोई भी सामान मिले तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप पीछे से पकड़े जाते हो। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा आएगा पता है आप लोगों को? ठीक है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, निकालो निकालो फटाफट ये वाला पॉइंट। क्या हुआ, यही आंसर बोलना था ऐसा, तो बोलो बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन है? इस साइड वाले पेज पे, इस साइड वाले पेज पे जो तुमको फोटोग्राफ दिया हुआ है ना, जो टेबल दिया हुआ है लाइब्रेरी का, जस्ट उसके ऊपर देख लेते हैं, हम भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आप लोग भी इसके साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए। चैप्टर नंबर 7 पहले निकालो, चैप्टर नंबर 7 देखो, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द पहले आप दोनों ने प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूजियम के अंदर पहला ही लाइन दिया गया ना, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, ठीक है, 1876, if any citizen suddenly finds any ancient artistic or antique article from a household field or well or lake while digging, then he has to immediately notify to the officer of the archaeological department. Clear everyone? ये एक ऐसा ऐसे मतलब अगेन माइंड ब्लोन वाला क्वेश्चन था, देखते ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, सीधा लॉ पढ़ोगे। ये जो लॉ है ना वो तुमको दिखेगा ही नहीं, तुमको लगेगा कि तुम्हें फोन ही तो करना है, किसको करना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर उनके ऑफिसर को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे। बट नहीं, यहाँ पे क्या पूछा गया, लॉ के बारे में। तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दीजिएगा, इंडियन। ठीक है, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो है वो यहाँ पे बताता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको कॉल जो है वो कर देना। ये कब लागू किया गया था? 1876 के अंदर। तो ये 1876 भी आप याद रखोगे, क्यों?
ट्रू और फॉल्स में, या फिर कहीं पे मैच द फॉलोइंग हो गया, या तो फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो है वो कब लागू करवाया गया था और इसका मोटिव क्या होगा। क्लियर है एवरीवन, पता चला। चलो आई थिंक तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, एक बार वापस से देख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन जो है आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करना है। आपको बेसिकली करना क्या है, इससे आपको सिर्फ एक आइडिया मिलने वाला है कि आपको क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है इन सब चीजों को आपको, और डेप्थ कितने डेप्थ में जाना है, रिवाइज कैसे करना है। एक पॉइंट अगर पढ़ रहे हो सिर्फ डोंट जस्ट स्टिक ऑन टू दैट पॉइंट, ट्राई कि आप उसके आगे या फिर उसके पीछे जो भी चीजें आपको लिख के बताई हुई है उसको भी थोड़ा थोड़ा आप साथ में रिकॉल जो है वो करते जाओ, उसका भी थोड़ा थोड़ा रिविजन करते जाओ। इससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, डेप्थ में जाओ, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज करो, याद करो कौन से चैप्टर में से हो सकता है, आप उसके बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करो। एमसीक्यू में ऑलरेडी बता दिया, एलिमिनेशन मेथड का आप लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और बार बार हर चीज को रिकॉल करो, रिवाइज करो, तभी जाके चीजें यहाँ पे याद रहेंगी, ठीक है। बहुत वास्ट सिलेबस है, सब कुछ याद रखना है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो हम लोग को टफ रहेगा, बट कब इजी लगेगा जब हम लोग बार बार एक ही चीज को अच्छे से रिविजन करते रहेंगे, ठीक है। तो कल ओएसएफ की वापस से बता देती हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी आज आया नहीं था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है एकदम बोर्ड पैटर्न के अंदर, आपको सेम फीलिंग आएगी जैसे कि आप बोर्ड के अंदर एग्जाम देंगे। तो अगर आपने अभी तक एनरोल अपने आप को नहीं करवाया तो प्लीज जल्दी से जल्दी एनरोल करवा दीजिए। कल बच्चों का एसएस का पेपर है, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को कल भी बता दो, कल जब पेपर लेके अपने हाथ में बैठोगे अच्छे से पहले पेपर को एनालाइज कर दो, भले 5 मिनट तुम्हारा चला जाए, 5 मिनट सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग में, ठीक है। और क्वेश्चन रीडिंग भी किसका करना है, पहले सेक्शन ए लेके क्वेश्चन रीडिंग मत करने लगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले उठाओ पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब जो सेक्शन बी सी डी है उसके सिर्फ क्वेश्चन एक बार तुम देख के चले जाओ, देखने चले जाओ तो क्या होगा, ये आता है, ये आता है, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चलता है। तब तक आराम से आप अपना सेक्शन ए सॉल्व करते जाओ, आधा घंटा ले लो, फिर उसके बाद तुम अपना लिखना जो है शुरू करो, ठीक है। अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कल ये चीज यूटिलाइज करके देखना और फिर मुझे बताना कि भाई ये काम में आ रहा है। जस्ट टेक 5 मिनट्स, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लो, सब चीजें दिमाग में डालो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछना है, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करोगे और मैं विश करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करो एग्जाम्स के अंदर। हम लोग आगे आने वाले सेशन में और बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ ओएसएफ एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है, इज्जत का सवाल है। So please do like and subscribe to our channel. All the best. Thank you. बेल आइकन दबाओ। Bye.